हाय। आज का जो ये वीडियो है ना, ये 2 दिन से जो चल रहा है ना वर्ल्ड वाइड, उसकी बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ये घटना घटती है ना, इस देश में सबकी प्रतिक्रियाएं चेंज हो जाती हैं, सबके सोचने के तरीके चेंज हो जाते हैं। कभी सबको लगता है कि हाँ, हम तो इस सारी प्रॉब्लम से बाहर आ ही जाएंगे, हमें तो कौन ही रोक पाएगा। और एक घटना घटती है तो फिर सबको लगता है कि अब हम तो सिर्फ कंज्यूमर बन के रह जाएंगे, इंडिया की तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो आजकल इंटरनेट पे यही चल रहा है। और रीज़न क्या है? क्योंकि पहले तो ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा था, उसकी वजह से, ऑयल की वजह से, एलपीजी की वजह से वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हो गए। फिर अभी ट्रम्प साहब अपने यहाँ के इतने सारे सीईओ को लेकर के चाइना पहुँच गए हैं। अभी उनको चाइना के साथ हाथ मिलाना है। और उसमें क्या है कि हार्डवेयर जो है वो चाइना बनाएगा और सॉफ्टवेयर हमारे, और हम दोनों मिल करके ऑब्वियस क्या करेंगे, पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे। तो उस जो अभी मीटिंग हुई है, उसी की डिफरेंट डिफरेंट प्रतिक्रियाएं इंटरनेट पे निकल निकल के आ रही हैं हिंदुस्तानी माइंडसेट से। जब तक ट्रम्प साहब वहाँ तक पहुँचे नहीं थे, तब तक ये था कि इंडिया इस सारी क्राइसिस से बाहर आ जाएगा, इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भले ही दुनिया कितना भी प्रॉब्लम फेस करता रहे। पर एक मीटिंग होती है और उसी में सबका थॉट प्रोसेस चेंज, कि अगर चाइना और अमेरिका ने हाथ मिला लिया तो इंडिया तो बस एक कंज्यूमर बन के रह जाएगा, इंडिया किसी गिनती में नहीं होगा। ये सारी चीज़ें और आपकी सोच घटनाएं घटने पर ही आधारित होती है। उससे पहले आप कुछ सोचते नहीं हो कि क्या करना है और कैसे करना चाहिए। और जब आप सारे, क्योंकि आप लोगों के पास एक्चुअल डाटा भी नहीं है, बस आप एज्यूम कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ऐसा इसलिए और ऐसा इसलिए, मैंने यहाँ न्यूज़पेपर से पढ़ लिया, मैंने यहाँ इंटरनेट से पढ़ लिया, लेकिन एक्चुअल डाटा किसी के पास नहीं है, सबकी सिर्फ प्रेडिक्शन चल रही है। अब वो इन फ्यूचर कितनी सही जाएंगी कितनी नहीं जाएंगी, ये कोई नहीं कह सकता आज की डेट में। कभी इनके सॉल्यूशन बताया आपने कि इस सब का सॉल्यूशन क्या है? कभी गहराई से जाकर के सोचे? ये सारा काम केवल एक 500 लोगों की सरकार का ही होता है, उसमें हमारे देश का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। हम सिर्फ सरकार चुनते हैं, सत्ता में बैठाते हैं और कहते हैं अब तुम हमारा इंतजाम करो। आसान है 500 लोगों के लिए 140-45 करोड़ लोगों का अरेंजमेंट करना, और वो भी तब जब वर्ल्ड वाइड इस तरह की सिचुएशन हो और हम हमेशा ही अकेले रह जाते हैं। ऑफकोर्स हमारे साथ रशिया खड़ा है, लेकिन वो सिर्फ एक फ्रेंडशिप में। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते रशिया की कि वो हमारा बैक सपोर्ट बन के खड़ा है। नहीं, मैंने तो अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन देखी नहीं है रशिया की। पर इस सब का सोल्यूशन क्या है? हम जो कॉमन पीपल हैं, ठीक है, हमने एक सरकार बना दी, हम जो कॉमन पीपल हैं, हमारी खुद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? एक विचार उत्पन्न होता है और वो भी प्रेडिक्शन बेस, और सब उस विचार को लेकर के आपस में बट जाते हैं। तू गलत, तू गलत, तू गलत, तू गलत, तू गलत, ये सिचुएशन चल रही होती है। पर जहाँ पर इतनी तादाद में ह्यूमन माइंड है, और ऐसा कहा जाता है, मुझे नहीं पता, कि सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन जो है वो इंडिया के अंदर है। तो अगर यंग जनरेशन है तो यंग जनरेशन को तो काम करना चाहिए। मैं तो आज ओल्ड एज और यंग जनरेशन दोनों के बीच में हूँ, ना मैं ओल्ड एज में हूँ ना ही मैं यंग में हूँ। आप लोगों ने जो डेफिनेशन सेट कर रखी है उसके हिसाब से। बट I can say one thing about me. Yes, I'm a learner and I can say about me that I'm a great learner. लर्न करती रहती हूँ, और सिर्फ लर्न नहीं करती, मैं उन सिचुएशंस के बारे में भी सोचती हूँ कि किस ग्राउंड लेवल पर जाकर के अगर हम सब मिलके काम करें तो इस सिचुएशन से कैसे बाहर आया जा सकता है। देखिए, हमारी जितनी बड़ी पॉपुलेशन है ना, उसके हिसाब से ना तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही इतने रिसोर्सेज हमारे पास हैं। हम कितनी चीज़ों पर, अभी एक पूरी लिस्ट दी है ना मोदी जी ने कि ये चीज़ें आप कम कंज्यूम करें। क्यों? क्योंकि इतनी तादाद में इतनी सारी आइटम हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, और हम 100%, 80%, 90% और 100% इन चीज़ों के लिए बाहर की कंट्रीज पे डिपेंड है।
बावजूद इसके कि हमारे पास सोर्सेस कम है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, बट ह्यूमन माइंड सबसे ज़्यादा हमारे पास ही है। वो दुनिया में इस वक्त किसी के पास नहीं है जितना हमारे पास है। पर प्रॉब्लम कहाँ पर है? हम सब बटे हुए हैं। और बटे हुए कैसे हैं? धर्म के नाम पे बटते हैं, कास्टिज्म के नाम पे बटते हैं, पोजीशन के नाम पे बटते हैं, पॉलिटिकली बटते हैं, जोग्राफिकली भी बटते हैं। हम साउथ इंडिया, ये नॉर्थ इंडियन। जिस दिन हम आपस में बटना छोड़ देंगे और सारे दिमाग एक आकर के खड़े हो जाएंगे ना, यकीन जानिए हम चाइना से भी लड़ सकते हैं, हम अमेरिका से भी लड़ सकते हैं, हम सब जगह से लड़ सकते हैं। क्योंकि अमेरिका को सबसे ज़्यादा आउटसोर्सिंग इंडिया से करानी पड़ती है। अब माना कि चीप लेबर है, बट बेस्ट तो है ना। वो चीप लेबर हमारे से भी नीचे कंट्रीज हैं जहाँ से उन्हें मिल सकती है, बट हमारे पास एक आईक्यू लेवल है। इसीलिए अमेरिका का सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग इंडिया है। तो हमारे पास दिमाग है, पर यूज नहीं हो रहे ठीक तरीके से। दूसरी कंट्री हमें यूज कर रही है, बट हम अपने लिए अपने दिमागों को यूज नहीं करते। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है? इंडिया में ना, अगर मिल के काम करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मिडिल एज में हूँ, मैं ना ओल्ड में आती हूँ ना मैं यंग में आती हूँ, बट यंग जनरेशन, मिडिल एज जनरेशन एंड ओल्ड जनरेशन, इन्हें भी बांट रखा है। जैसे यंग जनरेशन है वो अपनी एक डायरेक्शन में जाती है, ओल्ड जनरेशन है वो अपनी एक डायरेक्शन में जाती है, और इंडिया में एक माइंडसेट और भी चलता है। बस ये एज ग्रुप होता है जहां तक आपको लर्न करना है, उसके आगे नहीं। एक टाइम पीरियड के बाद ना लोग यहाँ पे लर्न करना बंद कर देते हैं। जैसे एआई का इतना बड़ा एक ट्रॉमा ही बोलूंगी मैं तो उसे, लेकिन इतनी भी मुश्किल चीज नहीं है जिसे आप लर्न नहीं कर सकते हैं। अब आपने छोड़ रखा है तो वो किसके ऊपर छोड़ रखा है? सारा यंग एज के ऊपर, कि यंग एज उसको लर्न करे। नहीं, जो मिडिल एज है, जो ओल्ड एज है, वो भी लर्नर होनी चाहिए। रीजन क्या है? क्योंकि जो यंग एज होती है ना, उसके पास लर्निंग स्किल्स होती हैं, और जो मिडिल एज और ओल्ड एज होती है उनके पास लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं। यंग एज के पास लाइफ के एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। यही रीजन है पॉलिटिक्स में 40 के बाद करियर चालू होता है। आप काउंट करके देख लो कि 40 से पहले कितने लोग पॉलिटिक्स पे आते हैं, या कितनों को इतनी बड़ी लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। वो वहां पे क्या है, मिडिल एज और ओल्ड एज आते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है? वो लर्न करना छोड़ देते हैं। और ये प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है? क्योंकि यहाँ पे जो स्कूल कॉलेजेस है ना, वो केवल यंग जनरेशन के लिए हैं, वो मिडिल एज जनरेशन के लिए नहीं है, वो ओल्ड एज जनरेशन के लिए नहीं है। आज अमेरिका इतना आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ आप किसी भी एज में जाकर कुछ भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड तक आप पढ़ सकते हो, उसके बाद आपको एडमिशन नहीं है। एंड लोगों के माइंडसेट अभी ऐसे हुए हैं कि वो लर्न करने के लिए तैयार भी नहीं है। लेकिन एक्सपीरियंस पीपल लर्न करना चालू कर दें और अपने एक्सपीरियंसेस यंग जनरेशन के साथ शेयर करना चालू कर दें, और यंग जनरेशन ये माने, उनको भी मानना पड़ेगा कि हाँ, वक्त के साथ ही एक्सपीरियंसेस होते हैं। इस देश में प्रॉब्लम नाम की चीज़ नहीं रहेगी अगर ये एक सिचुएशन क्रिएट हो जाए, और ये क्रिएट हो सकती है केवल और केवल एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने पर वहाँ पर भी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे ना लैंग्वेज वाइज भी चीज़ें बटी हुई हैं। आप जापान में जाओ, वहाँ जापानीज़ ही पढ़ी जाती है, वहाँ लोग इंग्लिश के सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हैं। मैंने काम किया हुआ है जापानीज़ पीपल के साथ, वो लोग अपनी जापानीज़ लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। आप चाइना चले जाओ, वहाँ पे वो चाइनीज सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। आप रशिया में पढ़ाई करने चले जाओ, आपको पहले 1 साल लग के रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। आप जर्मनी में चले जाओ, वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज। इंडिया में प्रॉब्लम है, कितने सारे टैलेंटेड माइंडसेट हैं जो लैंग्वेज की वजह से सही जगह, सही पोजीशन और सही रिसर्च वर्क में आ ही नहीं पाते। इसको लैंग्वेज से और बांट के रखा हुआ है।
एक लैंग्वेज चूज करो और पूरी इंडिया में उसको एप्लीकेबल कर दो कि एजुकेशन सिस्टम में ये लैंग्वेज आपको पढ़नी ही पढ़नी है और उसमें सारी बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए। तो लैंग्वेज का बैरियर ऑटोमेटिकली खत्म। क्या लैंग्वेज को भी आप लोगों ने अपना ईगो सिस्टम बना के रख रखा है, उसको इंग्लिश आती है, वो तो हिंदी बोलता है। तो जब आप इन चीज़ों में फंसे हुए हो तो जो दिमाग आपके पास है ना, आप उसको कभी भी सही तरीके से इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे। फिर एजुकेशन सिस्टम, अमेरिका के अंदर एक इंसान ने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाई की है, आगे जाके वो चाहता है कि मैं इंजीनियरिंग में चला जाऊँ या मैं लॉ में चला जाऊँ या मैं डॉक्टर बन जाऊँ। वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। वहाँ आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप 50 ईयर्स की एज में क्यों पढ़ रहे हो। यहाँ पे प्रॉब्लम है, बस लर्न करना एक टाइम पीरियड तक है। यही रीज़न है जब सिचुएशंस क्रिएट होती है ना, तो सब अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे होते हैं, सोल्यूशन किसी के पास नहीं होता। देखिए, आपको ना रिसर्च वर्क में तो आना ही पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी ही पड़ेगी। क्या रीज़न है कि अमेरिका के अंदर ही सारे रिसर्च कर पाते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज को अपना बैरियर नहीं बना रखा, उन्होंने एज को अपना बैरियर नहीं बना रखा। जिसको लर्न करना आ जाओ। और एक टाइम पीरियड तक वहाँ बच्चों की एजुकेशन भी पूरी तरीके से फ्री है। जब हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं ना, तो वो एजुकेशन वहाँ पे बहुत कॉस्टली है। पर चलो ठीक है, उस चीज़ को हम यहाँ पे अभी एप्लीकेबल नहीं कर सकते, बट लैंग्वेज के बैरियर हटा सकते हैं। तो जितने टैलेंटेड माइंडसेट है ना, वो ऑटोमेटिकली आएंगे, वो आगे बढ़ेंगे। दूसरा, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में एक तो सब्जेक्ट का प्रॉब्लम खत्म कर देना चाहिए। रीज़न क्या है? यहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं कि तुम्हें क्या पढ़ना है। अब जैसे 10th क्लास के बाद सब्जेक्ट चूज होता है, अब उसके 10th क्लास में नंबर कम आए हैं तो नहीं, तुम्हारी बस की साइंस चलानी नहीं है, तुम साइंस के स्टूडेंट नहीं बन सकते। भले ही 2 साल बाद वही सबसे ब्रिलियंट हो, पर जो सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता। आप वो सिचुएशन बनाओ ना। हाँ ठीक है, अभी तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, जो पढ़ना चाहते हो वो पढ़ लो। अब तुम्हारा दिमाग तैयार हो चुका है कि मैं इस जगह पे जाकर के ये काम करूंगा, तो किसी भी एज पे जाके करो ना। उस सिस्टम को जनरेट करो। जब ये सारी सोसाइटी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगी ना, ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस बाहर आएंगे। और शुरुआत यहीं से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो आ रही है पिक्चर अमेरिका के सामने, तो एआई को एप्लीकेबल करने के लिए वहाँ पर एआई से रिलेटेड बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के खड़ा किया जा रहा है। इंडिया में तो अभी लोगों को यही नहीं पता एआई होता क्या है और वर्क कैसे किया जाता है। और अगर ये सब करके एकदम से इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो आप भले ही अपने आप को कितना भी बोलते रहो ग्रोइंग इकोनॉमी, देख लेना एकदम डाउन पर आओगे। आईटी सेक्टर तो बहुत बुरी तरीके से जाएगा इंडिया का, भले ही तुम कितने बड़े बड़े आईआईटीएन से। एंड अब आईआईटीएन के लिए भी बाहर जाके जॉब करने वाली सिचुएशन नहीं रहेगी अमेरिका में, क्योंकि एआई आना है, लोगों की रिप्लेसमेंट है, तुम्हारी क्या जरूरत है, वो तो अपने यहाँ के लोग ही रिप्लेस हो जाएंगे। तो वो सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ठीक है, हम उस जगह पे नहीं है, पर आज से हम इस चीज़ पे काम तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो जनरेशन गैप बना के खड़ा किया है, लैंग्वेज के बैरियर बना के खड़े किए हैं, एजुकेशन सिस्टम को आपने रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, आप ना पहले इसके दरवाजे खोलो। जिस दिन आप इसके दरवाजे खोलने चालू कर दोगे ना, तो मैं ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि इंडिया के अंदर कितने टैलेंटेड माइंडसेट भरे हुए हैं, और आपके ये बिना सोचे समझे जो सिस्टम बनाए गए हैं, इन्होंने कितने लोगों की लाइफ को खराब किया हुआ है। और इतना ही नहीं, अब आने वाले समय में ये कंट्री भी स्ट्रगल करने वाली है। तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे दिमाग में जो सोल्यूशन आया है मैंने वो शेयर किया है। आपके दिमाग में आ रहा है ना, तो आप भी वो सोल्यूशन शेयर करो। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज मैं एक सोल्यूशन शेयर कर रही हूँ, हो सकता है कोई मुझसे बेस्ट सिचुएशन बताए, उस पर काम करो। सबसे पहले ना एजुकेशन सिस्टम को रेस्ट्रिक्टेड करना छोड़ दो, लोगों को लैंग्वेज से बाउंड करना छोड़ दो। एक लैंग्वेज चुनो और उस पर काम करते चले जाओ। देश
हर परिस्थिति से बाहर आ जाएगा, आ सकता है। एक टाइम पर हम उस सिचुएशन में भी थे जब हम वॉर टाइम चल रहा था और अमेरिका के पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मांगने गए थे और उन्होंने हमें बड़ा लोअर क्वालिटी का दिया था। लेकिन आज हम एग्रीकल्चर के केस में दुनिया की किसी भी कंट्री पर डिपेंड नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें इंपोर्ट होती है, वो एक अलग बात है, बट अगर सिचुएशन ख़राब हो जाए तो इंडिया एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं है। सेकेंड थिंग, अभी जो तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बना ना, उसने भी सीट पे बैठते के साथ ऐसे से अनाउंसमेंट कर दिए 200 यूनिट फ्री दे दो, इसको फ्री नहीं। ये सारे सिस्टम ख़त्म होने चाहिए। आप बैठे हो ना सीट पे, आप पहले गरीबों का आंकड़ा निकालो, और निकाला जा सकता है। गरीबों के लिए जितनी मदद करनी है उतनी करो। मैं उसके अगेंस्ट कभी नहीं होंगी, क्योंकि जब आदमी गरीबी में जीता है ना, वो दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहाँ की लेबर कॉस्ट ही इतनी कम है कि मुझे कभी कभी लगता है कि इसमें सरवाइव कर कैसे सकता है एक आदमी। और आपने ये सब कुछ फ्री बांट बांट के उनके जीवन के स्तर को कि तुम्हें इसी स्तर पे रह के जीना है, ऐसा बना दिया है। तो ये जो फ्री के सिस्टम है, गरीबों के लिए करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बाकी सबके लिए नहीं। और लोगों को थोड़ा ईमानदार बनाना भी सिखाओ। जब तुम फ्री में बांटोगे ना, आदमी ईमानदार नहीं रहेगा। और ईमानदारी हमारी पर्सनालिटी का एक मेन ट्रेट होता है। बस हम अहंकार को बढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए ईमानदारी को पीछे छोड़े जा रहे हैं। ये चल रहा है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मेरे पास तो खैर बोलने के लिए और भी बहुत कुछ है, बट फिलहाल जो चल रहा है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मेरे माइंड पे भी आ रहा है, और इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। और आगे भी जो मेरे माइंड में आता जाएगा मैं शेयर करती जाऊँगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।